प्यारे विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे थे शोषण पथ। क्या पढ़ रहे थे? शोषण पथ। इसमें अपन ने देखा था कि पहला भाग अपन ने पढ़ लिया था, जिसमें अपन ने पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस अपन ने पढ़ लिया था। ग्लाइकोलाइसिस अपन ने पढ़ लिया था, जो कोशिका दरों में संपन्न होता है। कहाँ होता है? कोशिका दरों में। फिर अपन ने पढ़ा था लिंक रिएक्शन। क्या पढ़ा था? लिंक रिएक्शन भी अपन ने पढ़ लिया था। तो ये लिंक रिएक्शन अपन ने पढ़ा था। जो लिंक रिएक्शन है, ये तीसरा अपन पढ़ रहे हैं क्रेब्स चक्र। क्या पढ़ रहे हैं? क्रेब्स चक्र। इस क्रेब्स चक्र के बीच की योजक कड़ी है कौन? लिंक रिएक्शन। यानी ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र के बीच की योजक कड़ी कौन से? लिंक रिएक्शन। कौन है? लिंक रिएक्शन। कौन है? लिंक रिएक्शन। तो आज अपन इसको विस्तार से पढ़ेंगे, लिंक रिएक्शन। तो पहले भाग में अपने दो पथ पढ़ लिए थे, आज अपन पढ़ते हैं लिंक रिएक्शन भी पढ़ लिया था। आज अपन तीसरा भाग पढ़ते हैं क्रेब्स चक्र। क्या पढ़ते हैं? क्रेब्स चक्र। तो देखिए क्या होता है क्रेब्स चक्र और कैसे ये कार्य करता है। तो देखिए क्रेब्स चक्र के बारे में अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। यहाँ पर क्रेब्स चक्र कहाँ होता है और कैसे ये क्रिया करता है। तो क्रेब्स चक्र के बारे में देखिए, क्रेब्स चक्र ये प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया की, कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स भाग में संपन्न होती है। ये क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स भाग में ये संपन्न होती है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में क्रेब्स चक्र की क्रिया संपन्न होती है। और ये क्या करता है? तो अपन ने देखा था जो ग्लाइकोलाइसिस है उसमें ग्लूकोज को पायरुवेट में बदला था। फिर अपन ने देखा था कि लिंक रिएक्शन में जो पायरुवेट का एसिटिल कोएंजाइम बदला था। अब देखो ये जो क्रेब्स चक्र क्या करता है, जो अपन ने देखा था एसिटाइल कोएंजाइम। क्या देखा था? एसिटाइल कोएंजाइम। जो एसिटाइल कोएंजाइम है, ये जो एसिटाइल कोएंजाइम को ये किस में बदल देता है? ये बदल देता है ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल। किस में बदल देता है? ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल में, ये इसमें बदल देता है। तो देखो एसिटाइल कोएंजाइम को ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल में ये बदल देता है। ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल में बदलने की क्रिया ही क्या कहलाती है? क्रेब्स चक्र कहलाती है। ये जो क्रिया होती है, ये क्रिया ही क्या कहलाती है? क्रेब्स चक्र कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रेब्स चक्र कहलाती है। तो जो एसिटाइल कोएंजाइम ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल में बदलने की क्रिया ही क्या कहलाती है? क्रेब्स चक्र कहलाती है। अब देखो इसमें क्या क्या बनता है। तो पहला इसमें देखो क्या बनता है और क्या इसका निर्माण क्या इसमें बनता है। तो देखो पहला इसमें यानी 3 अणु बनते हैं, NADPH2। कितने अणु बनते हैं? 3 अणु बनते हैं। फिर क्या बनता है? फिर बनता है FADH2। इसके कितने अणु बनते हैं? 1 अणु बनता है। और 1 अणु बनता है GTD का। तो देखो इससे जो है ना, आपको पता है 1 से 3 बनते हैं। तो 1 से 3 बनता है, यानी 3 × 3
यानी इसका जो NADPH2 अणु है, एक अणु से कितने बनते हैं? 3 ATP बनते हैं। तो 3 से कितने बन गए? 3 × 3 बराबर 9 ATP। और ये एक FADH2 से ये 2 बनते हैं, तो 1 × 2 बराबर 2 ATP। और जो ये GTPD है, GTD से एक अणु से एक ही बनता है, तो 1 × 1 बराबर 1 ATP। तो कुल कितने बन गए? 9, 2, 11 और 1 12 ATP। कितने बन गए? 12 ATP अणुओं का निर्माण। तो क्रेब्स चक्र में 12 ATP। तो ये क्रेब्स चक्र 2 बार होता है, यानी 2 बार क्रिया होती है। कितनी बार होती है? 2 बार क्रिया होती है। तो 2 बार क्रिया होने के कारण 12 और बनेंगे, तो 12 + 12 बराबर 24 ATP बन गए। कितने बन गए? 24 ATP का निर्माण हो गया। कितना? 24 ATP। कितने अणु बन गए? 2 बार होने के कारण 24 ATP का निर्माण हो गया। तो आपको यदि पूछे कि क्रेब्स चक्र में, केवल क्रेब्स चक्र में कितने ATP का निर्माण होता है, तो कितने बताओगे? 24 ATP का। कितने? 24 ATP का निर्माण होता है। कितने का? 24 ATP का निर्माण होता है। अब देखिए यदि इसमें पूरे शोषण पथ में कितने ATP बनते हैं? कितने ATP बनते हैं? तो देखिए पहला आपने पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस, फिर पढ़ा था लिंक रिएक्शन, और फिर पढ़ा है क्रेब्स चक्र। क्या पढ़ा है? क्रेब्स चक्र। तीसरा अपन क्या पढ़ा है? क्रेब्स चक्र। तो आपको पता है जो ये ग्लाइकोलाइसिस है, इसमें कितने बने? ग्लाइकोलाइसिस में आपको पता हो तो सबसे पहले अपने देखा था 8 ATP बने। कितने बने? 8 ATP। तो इसमें अपने कितने ATP बने? 8। और लिंक रिएक्शन में 6 ATP बने। कितने बने? 6 ATP। और क्रेब्स चक्र में कितने बने? 24 ATP। कितने बने? 24 ATP। तो कुल कितने हो गए? कुल ये देखो 8 और 6 और 24, कुल कितने हो गए? 38 ATP। तो पूरे श्वसन पथ में अपने तीनों में मिलाकर यदि देखें तो 38 ATP का निर्माण होता है। कितने ATP का निर्माण होता है? 38 ATP का निर्माण होता है। तो ये कुल 38 ATP का निर्माण होता है। तो ये होता है 38 ATP का निर्माण। तो ये तो था श्वसन पथ। क्या था? श्वसन पथ। एक छोटा सा टॉपिक इसमें देखो एक और आता है, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, इसमें देखो क्या है, क्रेब्स चक्र की एक एंजाइम होता है। क्रेब्स चक्र का एक एंजाइम होता है। किसका? क्रेब्स चक्र का एक एंजाइम है। एक एंजाइम, उसका नाम देखो क्या है? उसका नाम है एक्सिनाइल सक्सिनाइल डी सक्सिनाइल हाइड्रोजिनेस। तो देखो इसका पूरा नाम देखिए, सक्सिनाइल डिहाइड्रोजिनेस, जो क्या है? एक क्रेब्स चक्र का एंजाइम है। ये क्या पाया जाता है? ये पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के इनर लेयर यानी आंतरिक जो झिल्ली है उसके ऊपर पाया जाता है। ये क्या करता है? ये एंजाइम वो इलेक्ट्रॉन परिवहन की सहायता से। अब देखो ये एक तो ये एंजाइम और एक इलेक्ट्रॉन
परिवहन की सहायता से, परिवहन की सहायता से जो NADPH2 अणु है, इस अणु को किसमें ATP में बदला जाता है, किसमें बदला जाता है, ATP में बदला जाता है। तो ये तंत्र होता है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। तो कैसे याद रखोगे, जो ये क्रेब्स चक्र है, क्या है, जो क्रेब्स चक्र है, इसका एक एंजाइम है जिसका नाम है सक्सिनाइल डिहाइड्रोजिनेस। ये एक एंजाइम है। ये एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के इनर लेयर पर पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर लेयर पर पाया जाता है। ये एंजाइम और इलेक्ट्रॉन परिवहन की सहायता से जो NADPH2 अणु है उसको ATP में बदलने की क्रिया को ही इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र कहते हैं। एक बार फिर वापस समझिए, क्रेब्स चक्र का एक एंजाइम है सक्सिनाइल डिहाइड्रोजिनेस, जो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर लेयर पर पाया जाता है। ये एंजाइम और इलेक्ट्रॉन परिवहन की सहायता से NADPH2 अणुओं को ATP में बदलने की क्रिया को ही इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र कहते हैं। रूपांतरित किया जाता है, ATP में रूपांतरित या बदला जाता है। ये है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। एक छोटा और आता है, एक छोटा सा टॉपिक और है जिसमें अपन पढ़ेंगे, ये आता है शोषण गुणांक। शोषण गुणांक। शोषण गुणांक क्या है, देखिए शोषण गुणांक है जैसे RQ, शोषण गुणांक को क्या लिखते हैं, RQ, यानी RQ बराबर, इसका सूत्र याद रखना, प्रयुक्त O2 का आयतन, यानी प्रयुक्त CO2 का आयतन अपॉन प्रयुक्त O2 का आयतन। ये है शोषण गुणांक। ये क्या है, शोषण गुणांक। क्या है, शोषण गुणांक। जिसमें देखिए शोषण गुणांक में शोषण गुणांक RQ, जिसमें अपन देखेंगे RQ बराबर होता है प्रयुक्त CO2 का आयतन, प्रयुक्त CO2 का आयतन अपॉन प्रयुक्त O2 का आयतन। इसमें आपको इतना ही याद रखना। शोषण गुणांक क्या होता है, शोषण गुणांक RQ होता है। RQ में अभी कैसे ज्ञात करें, प्रयुक्त CO2 का आयतन, यानी जो प्रयुक्त हो रही है वो CO2 कितनी है, कितना आयतन में, और अपॉन प्रयुक्त O2 का आयतन कितना है। इसके द्वारा अपन इसकी क्या कर सकते हैं, शोषण गुणांक निकाल सकते हैं। तो ये तथा शोषण पथ के बारे में आपने पढ़ा। उसमें 3 विधियां, जिसमें ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन और क्रेब्स चक्र अपने पढ़ा। ग्लाइकोलाइसिस जो आपने देखा कोशिका दरों में संपन्न होता है। लिंक रिएक्शन में आपने देखा दोनों के बीच की योजक कड़ी है। क्रेब्स चक्र, जो क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में संपन्न होता है और इसमें कुल मिलाकर 38 ATP का निर्माण आपने देखा अलग अलग प्रकार से। ग्लाइकोलाइसिस में 8, लिंक रिएक्शन में 6 और क्रेब्स चक्र में 24, 2 बार होने के कारण 24 और 38 ATP बने। इसके बाद अपन ने देखा इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, जो क्या है, देखो एक क्रेब्स चक्र का एक एंजाइम है सक्सिनाइल डिहाइड्रोजिनेस, जो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर लेयर पर पाया जाता है। ये क्या करते हैं, इसके सहायता से, इस एंजाइम और इलेक्ट्रॉन परिवहन की सहायता से जो NADPH2 अणु को ATP में बदला जाता है। फिर अपने पढ़ा शोषण गुणांक RQ बराबर होता है प्रयुक्त CO2 का आयतन अपॉन प्रयुक्त O2 का आयतन। तो ये शोषण गुणांक के बारे में अपने जानकारी प्राप्त की। तो देखिए फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा इसको वीडियो को देखिएगा, आगे शेयर भी करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिए और आगे अपने दोस्तों में से शेयर भी करें। तो देखिए ये आपके लिए अति उपयोगी क्लास होगी।
और साइंस के बारे में बहुत कुछ आप जान पाओगे। थैंक यू, जय हिंद। आगे की क्लासों में और इसके टॉपिक साइंस से जुड़े हुए अपन लेके आएंगे। जय हिंद।